जय हिंद। पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर सिटीजनशिप आज अपन शुरू कर रहे हैं। हालांकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक में, बट करंट डेवलपमेंट्स को एक बेहतर पर्सपेक्टिव में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ना। आज अपन दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस कि सिटीजनशिप होती क्या है, सिटीजन्स कौन लोग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया तो सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पार्ट सेकंड में बात की गई है सिटीजनशिप के बारे में, वो सब आज अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी मॉडर्न स्टेट में इंक्लूडिंग इंडिया दो टाइप के लोग मिलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन इंडिया या फिर किसी भी मॉडर्न स्टेट में। एक होते हैं सिटीजन्स और दूसरे होते हैं एलियंस। सिटीजन्स बेसिकली कौन होते हैं? सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो कि हमारे देश के सारे राइट्स को एंजॉय करते हैं। सिटीजनशिप इज बेसिकली राइट टू हैव राइट्स। देश में राइट्स को एंजॉय करने का जो राइट है वो सिटीजनशिप होती है। और सिटीजन वो इंसान होता है जो उस देश के सारे राइट्स को एंजॉय करता है। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड ओ अलीजेंस टू इट। भाई, राइट्स सारे इंडिया में एंजॉय कर रहे हैं तो जो उनका लॉयल्टी है, पेट्रियोटिज्म है, जो उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी इंडिया के लिए है। एंड दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। एलियंस कौन होते हैं? ऐसे लोग जो सिटीजन्स नहीं हैं, ऐसे लोग जो किसी और कंट्री के, किसी और देश के सिटीजन्स हैं। एलियंस आर सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट। दे डू नॉट एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जितने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स को मिलते हैं उसके कंपैरिजन में एलियंस को बहुत कम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। और एलियंस भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस बेसिकली ऐसे देश के लोग जिनके साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं, कोर्डियल हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव कोर्डियल रिलेशंस विद इंडिया आर नोन एज फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस कौन से होते हैं? ऐसे देश के लोग जिनके साथ में हम वॉर पे हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट वॉर विद इंडिया। बाई चांस कल को पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो जाए, हो ना वैसे ऐसा, बट बाई चांस अगर हो जाए तो उस टाइम पे जो भी पाकिस्तान के सिटीजन्स इंडिया में आए हुए होंगे किसी भी रीज़न की वजह से, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एनिमी एलियंस की कैटेगरी में। अच्छा, अब हम राइट्स एंजॉय करते हैं इंडिया में, इंडियन सिटीजन्स हैं हम। राइट्स एंजॉय करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हमारे देश के प्रति। अलॉन्ग विद द राइट्स, सिटीजन्स ऑल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट, जैसे पेइंग टैक्सेस, टैक्स पे करना चाहिए हमें अपना, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, डिफेंडिंग द कंट्री। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें। अब कोई अमेरिका का आदमी यहाँ घूमने फिरने आया है और कभी दिक्कत हो गई तो वो फ्लाइट लेके उड़ के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा पेट्रियोटिज्म, हमारी लॉयल्टी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें। प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स की बात नहीं है, आजकल तो ये दुनिया के हर इंसान की जिम्मेदारी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, और इसकी आजकल बड़ी ज़रूरत है। आजकल कभी भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोग पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करें, उसको बचाएं। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, भारत के नागरिक के लिए ही अवेलेबल हैं। जैसे आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन के लिए है। फंडामेंटल राइट्स जब अपन पढ़ेंगे तो इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
अब कोई बाहर का आदमी आके बोले इंडिया में कि मुझे तो बराबर का हक चाहिए एम्प्लॉयमेंट के केस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही है। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये सारे राइट्स भी एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, हमारे देश के जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाहर के किसी इंसान को ये राइट नहीं दे सकते हम ये अपनी कंट्री में। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, MP MLA कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसमें चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ये सारे ऑफिसेज भी इंडियन सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है। पर कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल हैं, जैसे आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून के सामने सब बराबर हैं, वो सबके लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस इन सर्टेन केसेस। अच्छा, एक चीज और, सिटीजन्स के पास तो सारे राइट्स हैं ही, सिटीजन्स के कंपैरिजन में एलियंस के पास में और कम राइट्स हैं, और उसमें भी फ्रेंडली एलियन के कंपैरिजन में एनिमी एलियन के पास में और कम राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 22 जो है वो फ्रेंडली एलियन के लिए अवेलेबल है, एनिमी एलियन के लिए अवेलेबल नहीं है। एक और बात, इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया में बाय बर्थ कोई सिटीजन बना हो और नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस सिटीजन बना हो, दोनों ही एलिजिबल हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। अब ये नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन कैसे बनते हैं, बर्थ के थ्रू सिटीजन कैसे बनते हैं, वो अपन आगे चलते हुए डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों एलिजिबल हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। यूएस में नहीं है, यूएस में ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यूएस में सिर्फ बाय बर्थ जो लोग सिटीजन हैं वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है पार्ट 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बात की गई है सिटीजनशिप के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली सिर्फ ये बात की गई कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन कौन लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया बने, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद क्या होना है, उसकी पावर जो है वो पार्लियामेंट को दे दी गई। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी मैटर पे कोई भी अगर कानून बनाना है तो पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो कानून बना सकता है। और इसी पावर के तहत पार्लियामेंट इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसमें कई बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं वो भी इसी सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में हुए हैं। ये अपन देखेंगे कि किस तरह से अमेंडमेंट्स हुए हैं, ओरिजिनली 1955 के एक्ट में क्या लिखा गया है। फिलहाल देखते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। देखो, सबसे पहला है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बात करता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो जो लोग इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल कर रहे थे, जो लोग इंडियन टेरिटरी में रह रहे थे, उनमें से कौन कौन सिटीजन बना। जो लोग इंडियन टेरिटरी में रह रहे थे वो अगर इन 3 में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो एलिजिबल थे इंडियन सिटीजन बनने के लिए। पहली कंडीशन क्या है, बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया
कि कोई व्यक्ति इंडिया की टेरिटरी में पैदा ही हुआ है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि दोनों में से कोई भी एक पेरेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया में पैदा हुआ, या फिर हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग सच अ कमेंसमेंट, कि संविधान के लागू होने से पहले 5 साल से कम 5 साल से वो आदमी इंडिया में ही रह रहा है, तो भी वो सिटीजन बन सकता था। बेसिकली कौन कौन बन सकता था, इंडियन टेरिटरी में रह रहा है और 3 में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, या तो वो खुद पैदा हुआ है इंडियन टेरिटरी में, या उसका कोई भी एक पेरेंट इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से 5 साल पहले से कम 5 साल पहले से वो आदमी ऑर्डिनरीली इंडिया में रिजाइड कर रहा है, तो वो आर्टिकल 5 के तहत इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल, इंडियन सिटीजन बन जाएगा। आर्टिकल 6 क्या बात करता है, आर्टिकल 6 बात करता है ऐसे लोगों के बारे में जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए इंडिया, जो कि पाकिस्तान से इंडिया आ गए, उनको सिटीजनशिप किस तरह से मिलेगी उससे डील करता है आर्टिकल 6। अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड to be a citizen of India at the commencement of the constitution if, जो आदमी पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया वो सिटीजन कैसे बन सकता है, अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल करे। कंडीशंस क्या है, एक तो ये कंडीशन है, ये तो फुलफिल करनी ही करनी है, और कंडीशन क्या है कि अगर वो इंसान खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जो पाकिस्तान और जो इंडिया वाला जो पूरा रीजन था वो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, तो या तो वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके कोई भी पेरेंट्स, दोनों में से कोई भी पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, तो आर्टिकल 6 की एक कंडीशन फुलफिल करता है वो आदमी कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, या तो वो या उसके कोई भी पेरेंट या उसका कोई भी ग्रैंड पेरेंट, और वो पाकिस्तान से इंडिया आ गया है, तो उसने आर्टिकल 6 के तहत एक कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। प्लस इसके साथ साथ एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है, या तो अगर वो आदमी 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करके इंडिया आ गया है तो वो सिटीजन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन ये फुलफिल कर दे, और दूसरी 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करके इंडिया आ गया है तो वो सिटीजन बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लैंग्वेज, इन द केस वेयर सच पर्सन इज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है और तब से इंडिया में रह रहा है तो सिटीजन बन जाएगा। अगर कोई इंसान 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आया है तो फिर वो सिटीजन बन सकता है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिसर बिठाया हुआ है उसके पास जाए, उसको एप्लीकेशन दे और बोले कि भैया मुझे एज ए सिटीजन रजिस्टर कर दो, किया जा सकता है, बट उसके लिए कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है कि कम से कम एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 6 महीने से वो आदमी इंडियन टेरिटरी में रह रहा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह से कम 6 महीने से वो रह रहा है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कराने से पहले, तो वो सिटीजन बनने, आर्टिकल 6 के तहत सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल है। लैंग्वेज क्या है, इन द केस वेयर सच person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him thereof to such officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government. कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन।
दो बातें, आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि अगर आप इंडिया में डोमिसाइल कर रहे हो, रह रहे हो, तो आप सिटीजन बन सकते हो अगर आप तीन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करते हो। या तो आप खुद पैदा हुए हो इंडिया में, या आपके कोई भी पेरेंट पैदा हुए हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से 5 साल पहले से कम 5 साल पहले से आप ऑर्डिनरीली इंडिया में रह रहे हो। आर्टिकल 5 की बात। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है कि आप पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आप सिटीजन बन सकते हो। एक तो कंडीशन ये फुलफिल करनी ही करनी है कि या तो आप या आपके कोई भी एक पेरेंट या आपके कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तब तो आप सिटीजन बन जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कंसर्न ऑफिसर को और बोलना पड़ेगा कि मुझे रजिस्टर करो, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उस एप्लीकेशन को देने से पहले वाले 6 महीने में कम से कम 6 महीने से आप ऑर्डिनरीली इंडिया में रह रहे हो। अब आर्टिकल 7 डील करता है ऐसे लोगों से जो पहले इंडिया में रहते थे और इंडिया से चले गए पाकिस्तान माइग्रेट करके। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ऐसा लगा कि हमारा जीवन पाकिस्तान में बेहतर होगा, या फिर जिनके समुदाय के ग्रुप के लोग पाकिस्तान जा रहे थे उनके साथ चले गए, और वहाँ जाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, हमारा जीवन इंडिया में बहुत बेहतर था, और फिर वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आए। तो ऐसे लोगों को किस तरह से सिटीजनशिप मिलेगी उसकी बात की गई आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 पहली बात तो क्या कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया की टेरिटरी से माइग्रेट करके चला गया है पाकिस्तान में, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बन सकता। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान चला तो गया, अब पाकिस्तान जाने के बाद उसको फील हुआ कि नहीं भाई, इंडिया में ज़िंदगी बढ़िया थी, तो गवर्नमेंट के किसी भी लॉ के तहत, परमिट के तहत अगर वो वापस इंडिया आया तो उसको वापस से सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा आर्टिकल 6 के क्लॉज बी वाला प्रोसेस, ये वाला। बेसिकली, provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India, पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गया, under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law। किसी कानून के तहत वो वापस आ गया और अब उसको सिटीजन बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? Every such person shall, for the purposes of clause B of article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। ये मान लिया जाए कि वो 19th day of जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है इंडिया, और उसको अगर सिटीजन बनना है तो फिर वही क्लॉज बी वाली बात आर्टिकल 6 की, वो क्या है? वो ये रही कि उसको अप्लाई करने से पहले, सिटीजनशिप की एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 6 महीने ऑर्डिनरीली रिजाइड करना पड़ेगा इंडियन टेरिटरी में, उसके बाद कहीं उसकी सिटीजनशिप की बात होगी। आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल बात करता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग इन सम अदर स्टेट्स। ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनकी पैदाइश यहाँ की है, जिनकी रूट्स यहाँ की हैं, और वो किसी और देश में, दूसरे देश में रह रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? वो कैसे इंडियन सिटीजन बन सकते हैं? उनके लिए बड़ा सिंपल, उनके लिए बोला कि जो भी मैनर, जो भी तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, जो भी कानून बनाएगा, उस कानून के तहत जो भी लिखा जाएगा उसके थ्रू उनको सिटीजनशिप मिलने की प्रक्रिया होगी। और वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे भी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को किस तरह से सिटीजनशिप दी जाती है, किस तरह से वो इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं। इसमें बेसिकली इतना कहा गया, एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कि ऐसे लोग जो या तो खुद या उनके कोई पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हैं
और वो बाहर रह रहे हैं, एंड हु इज ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया एज सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जो भी वहाँ पे कॉन्सुलेट है, वहाँ पे जो भी ऑफिसर है, अगर वहाँ उसने रजिस्टर करवाया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो सिटीजन बन सकता है इन द कंट्री वेयर ही इज फॉर द टाइम बीइंग रिजाइडिंग ऑन an application made by him therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India। ऐसा आदमी सिटीजन बन सकता है, वो एप्लीकेशन दे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्सुलेट में जाके, जो भी ऑफिसर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको वो सिटीजन बन सकता है कमेंसमेंट से पहले भी और कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद भी, इन द मैनर विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस भी तरीके का लॉ बनाएगी, उस कानून के तहत, लॉ के तहत वो सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। ये बात हुई आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 9, 10 और 11। आर्टिकल 9 बेहद सिंपल आर्टिकल, ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन वॉलेंटियरली, स्वेच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है, तो वो इंडियन सिटीजन, उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जैसे ही किसी ने किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर करी, वैसे ही वो इंडियन सिटीजनशिप उसकी सीज हो जाएगी, वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। नो पर्सन शैल बी a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। आर्टिकल 10, नया नया देश बना था, बहुत सारे लोगों को ये डर था कि भाई साहब ये ठीक है आप सिटीजनशिप दे रहे हो, लेकिन कल को बाई चांस अगर कोई ऐसा कानून बना दिया आपने और हमारी सिटीजनशिप छीन ली, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो आर्टिकल 10 में बेसिकली गारंटी दे दी कि भाई साहब आपकी सिटीजनशिप छीनी नहीं जाएगी, यू विल कंटिन्यू टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by the parliament, continue to be such citizen। इतना जरूर कह दिया कि हाँ, पार्लियामेंट जो भी नियम कानून बनाएगा, उस कानून के तहत, उस कानून को फॉलो करते हुए आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यूड रहेगी। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट के बारे में। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर्स देता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड हमने जो बात लिख दी वो इतनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर फर्दर कुछ भी सिटीजनशिप देने से रिलेटेड या सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने से रिलेटेड कोई भी लॉ या कोई भी कानून बनाना है, तो वो पावर किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द पार्लियामेंट to make any provisions with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। पार्लियामेंट को पूरी पावर है कि वो कानून बना सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड। और इसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट लेकर आया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। 1955 के एक्ट से लेके अब तक क्या क्या हुआ है वो अपन अगले सेशंस में पढ़ेंगे। इसमें और यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।